दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। फ्रेंड, मेरी प्राचीन भारत कला और संस्कृति की सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैंने आपको बोला है कि मैं ये सारी सीरीज़ धीरे धीरे मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें। इसका नाम है ताम प्रशाण युग। इसका इसका हम एक विश्लेषण के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे, और साथ में इसको इंग्लिश में जो हम कहते हैं चालकोलिथिक के नाम से जो है स्पेशली जो इसको जाना जाता है। ये मेरा अध्याय 2 है, मेरे द्वारा जो ये सीरीज़ जो है मैं लेके आया हूँ। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले पहले तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपका जो ये ताम प्रशाण काल है, क्या ये बेसिकली ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर हम यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी ने लाइक 2 या 3 साल पहले यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनाया था। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था और डायरेक्ट हिट हुआ था। ऐसा नहीं है कि लाइक आप नहीं कर सकते थे। एक संस्कृति से लेके क्वेश्चन पूछा था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो डेफिनेटली वो आप कर जाते। तो ताम प्रशाण काल को हमें एक दूसरे डायमेंशन से समझना पड़ेगा। देखो दोस्तों, क्या होता है कि पीसीएस में फैक्ट्स ज़्यादा पूछे जाते हैं कि क्या मिला क्या नहीं मिला। यहाँ पे आपको चीज़ों को एनालाइज करना होगा, एक विश्लेषण के तौर पे समझना होगा। जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियोस में हमने पाषाण युग को समझा था, स्टोन एज को जो हमने समझा था, तो वहाँ हमने ये देखा था कि पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण में क्या चेंजेस देखने को मिले। आग कहाँ पे आई भाई, कहाँ पे जो सामूहिक कृषि होने लग गई, कहाँ पे मतलब कि पशुपालन स्टार्ट हुआ। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। अगर आप फैक्ट्स याद करते चलेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। हिस्ट्री को समझने की कोशिश कीजिए पहले। कुछ चीज़ें होती हैं जो याद करनी होती हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन इनको आपको समझना पहले पड़ेगा। तो रट्टा मारने से ज़्यादा पहले समझने पे ध्यान दें। तो ताम्रपाषाण को अगर हम थोड़ा एनालाइज करें, तो यहाँ इसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो थोड़ा आई थिंक क्लियर नहीं आएगा। यहाँ पे ये कहता है कि मानव सभ्यता का क्रम क्या था। अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमारा कहीं ना कहीं पहला हमारा स्टोन एज था। दूसरा हमारा जो हम अभी पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, जिसको हम बोलते हैं कॉपर एज, यानी कि जिसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तीसरा हमारा था ब्रोन एज, और हम यानी कि जिसको हम कांस्य, जिसमें हम आगे पढ़ेंगे। और एक हमारा लो एज, जिसको हम आयरन कहते हैं। तो इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। मैं बेसिकली कैसे याद रखता था, SCBI, बस मैं CBI याद रखता था, उसका आगे S लगा देता था। ये मेरा ये क्रम जो है मेरा क्लियर हो जाता था। S माने आपका स्टोन एज, C माने कॉपर एज, B माने ब्रोन एज, और I माने आयरन एज। तो आप ऐसे भी सिस्टमेटिक वे में निमोनिक्स के थ्रू भी आप जो चीज़ों को लेके सकते हो, यानी कि CBI लिख दो और उसके आगे S लगा दो, तो ये आपका क्रम याद हो गया। दैट्स इट। ये एक शॉर्टकट तरीका है चीज़ों को समझने का। तो अब ताम्रपाषाण काल क्या था, एक तो ये क्वेश्चन देखो। ताम्रपाषाण यानी कि ताम से रिलेटेड, तांबा से रिलेटेड, कॉपर से रिलेटेड चीज़ें थी। जब मतलब कि पत्थरों के स्थान पर या फिर पत्थरों के साथ साथ तांबे का प्रयोग होने लगा, धातु का उपयोग होने लग गया, तो उसको ताम्रपाषाण के काल के नाम से जो है स्पेशली जो है जाना जाता था। हमें क्या समझना है इसके अंदर, देखो हमें एक चीज़ समझनी है, ध्यान से समझिएगा। हमें जो है इस चैप्टर के अंदर कुछ संस्कृति जो ये हैं एरियाज हैं, इनको समझना है। अगर हम बात करें राजस्थान हो गया, आपका महाराष्ट्र हो गया, कुछ ऐसे एरियाज की संस्कृति को समझना है। साथ में हमें ये भी है, अगर आप इस मैप को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको ये समझ आएगा कि यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा संस्कृति यहीं फली फूली, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे नॉर्थ इंडिया में और साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे भी संस्कृति हमें जो है थोड़ा बहुत देखने को मिली, राइट। तो कहीं क्वेश्चन अगर घुमा फिरा के आ जाए कि सिर्फ ये संस्कृति वेस्ट में थी, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके सामने ही है कि नॉर्थ इंडिया में भी कहीं ना कहीं संस्कृति जो हमें देखने को मिलेगी। तो आपने क्या फोकस करना है, सबसे ज़्यादा मैप पे सबसे ज़्यादा फोकस करें। किसी भी, चाहे हड़प्पा करें चाहे फिर कुछ भी करें, तो अगर आपके पास मैप है, मैप के थ्रू चीज़ों को समझते हैं, तो बहुत जल्दी ईजी होगा चीज़ों को मतलब कि याद रखने में, राइट। तो उसी चीज़ को हम धीरे धीरे लेके मैं अपने स्टाइल में लेके चलूँगा। और अगर हम थोड़ा सा इस तरह के मैप देखें, तो ये भी देखें, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, तो इसमें भी हमें ये देखने को मिलता है कि देखिए ये पूरा का पूरा एरिया ये हमारा ताम्रपाषाण काल के तौर पे हमें देखने को मिलता है। लेकिन हमें यहाँ एक ऑब्जर्वेशन ये देखने को मिलती है, देखो ऑब्जर्वेशन करो, सोचो। हमें ये बात पता चलता है कि जो एकदम दक्षिणी बिंदु पॉइंट में हमें यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें, ये वाला एरिया यहाँ पे भी मिला, लेकिन यहाँ पे नहीं मिला, हमें ऊपर की साइड नहीं मिला, राइट। जिस जिस तरह से हमने नवपाषाण काल में हमने ब्रुज होम को देखा था यहाँ पे कश्मीर के अंदर, इधर इस साइड, यानी कि यहाँ पे ये एरिया एक ब्लैंक है। साथ में देखो तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा जो है हमारा ये पूरा का पूरा ये नॉर्थ ईस्ट हमारा जो है ब्लैंक चल रहा है। देखो ऐसे एनालाइज करते हैं, हमें ये पता चल गया कि ठीक है जो भी हुआ मिडिल
और नॉर्थ के साइड में ज़्यादा हुआ, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इससे अछूता था। जम्मू कश्मीर का पूरा पार्ट अगर हम देखें तो ये भी कहीं ना कहीं नहीं था, और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत साउथ का एरिया भी जो है कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छूटा हुआ था। ऑलमोस्ट ये चीज़ हमें एक मैप को देख के ही, बिना पढ़े, बिना थोड़ा सा एक सोचने पे आपकी चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर हो जाती हैं। तो इसी तरह से आपको स्टडी करनी चाहिए अगर मैं बोलूँ तो। चलिए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, ताम्रपाषाण युग को अगर हम चालकोलिथिक के तौर पे कहते हैं, इसका ईयर जो है 3500 या फिर 4000 के ईस्वी पूर्व के आसपास का जो है माना जाता है। अब यहाँ पे भी मतभेद हैं। अब ऑफ कोर्स जब हिस्टोरियन होते तो उनमें भी आपस में मतभेद हो, जैसे बिपिन चंद्रा का रोमिला थापर से मतभेद है। रोमिला थापर किसी चीज़ को कुछ मानती है, बिपिन चंद्रा कहते हैं नहीं, इस तरह से चीज़ें नहीं हैं। तो हर चीज़ के हर किसी का, जैसे कि हबीब सर का अपना एक मतभेद है सुमित सरकार से, या फिर अगर बात बिपिन चंद्र सतीश चंद्रा से, तो हर चीज़ का अपना अपना मतभेद होता है, हर किसी के अपने अपने पॉइंट्स व्यूज़ होते हैं। तो इसी के परिप्रेक्ष्य के अंदर हम ध्यान से देखें तो ताम्रपाषाण युग में भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हमें जो है मतभेद हमें थोड़ा बहुत देखने को मिलते हैं, इसके सन को लेके, इसके ईयर को लेके। तो इसमें फ्लैक्चुएट होता है, तो हमें इस पे नहीं जाना, पर ये ध्यान रखना कि हाँ, कहीं ना कहीं हमें थोड़ा बहुत जो है मतभेद हमें जो है देखने को मिलते हैं। हमें ये पता चला कि जो ताम्रपाषाण युग था वो कहीं ना कहीं एक तरह से नवपाषाण युग के बाद ही हमें जो है स्पेशली जो है देखने को मिला। इसमें धातुओं का प्रयोग सबसे ज़्यादा होने लग गया था, यानी कि जब इसका नाम ताम्रपाषाण युग पड़ा, और भारत में भी सबसे पहले जिस धातु को उपयोग किया गया था वो कहीं ना कहीं तांबा ही हमें जो है देखने को मिलता है। साथ में अगर हम बात करें इस संस्कृति में जो पत्थर के साथ साथ तांबे का जो प्रयोग किया गया, यानी कि अगर पत्थर तो थोड़े बहुत यूज़ करते ही थे, साथ में तांबे का भी यूटिलाइजेशन होना स्टार्ट हुआ, तो फिर इसका नाम जो है ताम्रपाषाण युग के नाम से जो है जाना जाता है। यानी कि पत्थर और तांबे के उपयोग की अवस्था को ही जाना जाता है। अब ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे टोटली धातु का उपयोग हुआ, तो वो भी स्टेटमेंट गलत है। बोल सकते हैं मिक्स था कि हाँ, कुछ चीज़ें तांबे से भी हो रही थी, कुछ चीज़ें मेटल से हो रही थी, कुछ चीज़ें पत्थर से, स्टोन से हो रही थी, कुछ चीज़ें मतलब कि पत्थर से हो रही थी। तो इस अवस्था को जो हम ताम्रपाषाण के तौर पे जो हम चीज़ों को जो है समझते हैं। अगर तकनीकी दृष्टि देखें, कुछ तकनीकी अगर दृष्टिकोण देखें, अगर इस युग के बारे में, यानी कि चालकोलिथिक युग के बारे में अगर देखें, तो कहीं ना कहीं ये हड़प्पा की कांस्य कालीन जो संस्कृति है, जिसमें टीन और प्लस तांबा मिलाया जाता है, उसको हम कांस्य कहते हैं। कांस्य का मतलब क्या है यहाँ पे, जिसमें हम टीन प्लस तांबा जो है हम मिलाते हैं तो उसको एक कांस्य बनता है, फिर उसके आगे जाके फिर लोह बनता है, ध्यान रखिएगा, राइट। तो कांस्य संस्कृति से पहले की है ये। तो कहीं कहीं क्या है, कुछ बुक्स में जैसे मैंने देखा, कुछ उसमें हड़प्पा संस्कृति के बाद ताम्रपाषाण युग को एक्सप्लेन किया गया है। कुछ बुक्स हैं, अगर हम इंटरनेशनल ऑथर्स की लेते हैं तो उन्होंने पहले चालकोलिथिक को पहले दिखाया गया है और बाद में हड़प्पा संस्कृति को दिखाया गया। तो ये एक मतभेद है। हमें टॉपिक है ताम्रपाषाण, हमें ताम्रपाषाण के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है फोकस करना है। तो उनकी तकनीकी दृष्टि से देखें तो भाई वो ये कहते हैं कि हड़प्पा कालीन से, यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले लाइक ताम्रपाषाण युग के हमें जो है अवशेष हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि नहीं भी, हड़प्पा संस्कृति के बाद ये चीज़ें आई थी। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग स्थानों पे खुदाई होती गई आर्कियोलॉजिस्ट की, उस तरह से भी चीज़ें जो है और ज़्यादा डिफाइन, क्लैरिफाई, क्रिस्टल क्लियर हमें जो है देखने को मिला। तो भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति पहले आती है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत में हड़प्पा की कांस्य संस्कृति वो पहले आती है, और अधिकांश ताम्रपाषाण युग की संस्कृति बाद में आती है। ये है इंटरनेशनल, ये हमारा इंडिया का स्टैंड है। इंटरनेशनल तौर पे देखें तो पहले हमारा ताम्रपाषाण युग आता है, फिर हड़प्पा आता है। लेकिन इंडियन कंटेस्ट में देखें तो हमें ये देखने को मिलता है कि हड़प्पा संस्कृति को पहले दिखाया जाता है और फिर बाद में ताम्रपाषाण युग को दिखाया जाता है। तो ये हर चीज़ का एक अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये मतभेद इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप किसी चीज़ पे फिक्स ना रहें। कोई बुक में डायरेक्ट लिख देते तो वो स्टेटमेंट गलत होती है, मैं इसके बारे में और क्या बोलूँ। खैर, तो ताम्रपाषाण युग के लोग अगर देखें, यहाँ पे हमें एक मेजर चेंज हमें देखने को मिला कि एक तो वही नवपाषाण काल की तरह पशुपालन और कृषि यहाँ पे जो है कार्य करते थे। एक चीज़ और, ताम्रपाषाण की जो पूरी की पूरी अवस्था थी वो ग्रामीण थी, शहरीकरण नहीं हुआ था। यानी कि हमें तीन चीज़ें अगर हम देखें थोड़ा सा, अगर मैं एक नई स्लाइड लेता हूँ, अगर हम थोड़ा सा देखें तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि एक तो पशुपालन हुआ, राइट। एक मिनट, मैं थोड़ा सा पेन लाइट लेता हूँ। हाँ, एक हमें ये पता चला पशुपालन हुआ, फिर एक हमें ये पता चला कि यहाँ पे कृषि हुई, और एक हमें पता चला कि इसके अंदर क्या हुआ, ग्रामीण जनसंख्या में जो है देखने को मिली। तो ये तीन कीवर्ड सबसे ज़्यादा जो है, अगर इन तीनों को दिखाएं तो यही हमारा बेसिकली ताम्रपाषाण है।
अगर हम ओवरऑल एनालिसिस करें तो, अगर हम चीज़ों को विश्लेषण करें गहराई से, तो हमें ये 3 चीज़ देखने को मिलती है कि एक कृषि हुई, दूसरी हमारे पास पशुपालन, राइट, और एक हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था। तो जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी, अब देखो थोड़ा यहाँ से आप सोचो, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी तो ऐसा तो नहीं कि सभी के सभी लोग कृषि और पशुपालन में ही लगे लगे रहेंगे। भाई कोई बड़े भी है, कोई जूता भी करेगा, कोई कुछ कपड़े भी बुनेगा, तो राइट। अब देखो इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस हमें आने वाले टाइम में, अभी हम थोड़ा आगे स्लाइड्स में देखेंगे तो हमें ये देखने को मिलेगा कि कुछ लोग कपड़े भी बुनने लग गए थे, कुछ लोग और किसी की भी खेती, अब खेती में भी ऐसा नहीं कि कुछ और अलग अलग डिफरेंट टाइप की खेतियाँ करने लग गए थे, और इसी की जैसे अलग अलग कार्य भी जो है स्पेशली जो करने लग गए थे। चलिए, अगर अनाज की बात करी जाए, यानी कि अनाज की अगर हम बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं गेहूँ, चावल के अलावा बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि दलहन फसलों को भी उगाया जाता था। अब यहाँ पे ये हुआ हो गया था कि अब अनाज के अंदर हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल गई थी। एक चीज़, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है अनाज के अंदर। अब ये नाम याद हो ना हो वो एक अलग कंसेप्ट है, हमें ये चीज़ समझनी है कि अनाज के अलावा, मतलब कि एक सिंगल चीज़ के अलावा भी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिली, जिसमें गेहूँ, चावल, बाजरा, मसूर, उड़द, मूंग आदि चीज़ों का भी जो है यूज़ करने लगे थे। लोग जो थे वो भेड़, बकरी, गायें, भैंस, सूअर भी यहाँ पे जो है हमें पालने के लिए देखने को, यानी कि पशुपालन में भी हमें जो है डाइवर्सिटी जो है हमें देखने को मिल गई थी, यानी कि इसमें भी विभिन्नताएं अब थोड़ी सी चरण में हमें देखने को मिल गई थी। जरूरी नहीं कि लोग कुत्ता ही पालें, काफ़ी सारी चीज़ें लोग अपने हिसाब से जो है रोज़मर्रा की चीज़ों के हिसाब से जो चीज़ों को जो है पालते थे। यहाँ पे एक चीज़ और कि यहाँ के लोग ऊँट से भी परिचित थे। ये एक पॉइंट है, फैक्ट है, क्योंकि हमें कहीं किसी स्थल पर, अब कौन सा स्थल है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, ये हमें पता चलता है कि यहाँ से जो है ऊँट के अवशेष हमें जो है देखने को मिले थे। लेकिन एक पॉइंट, ये लोग घोड़े से अभी भी परिचित नहीं थे। जो आर्यन थे वो घोड़े से जो आए थे, यहाँ से हमें ये पता चलता है कि ये लोग अभी भी जो है घोड़े से स्पेशली अगर बात करें तो परिचित नहीं थे। और लोग जो है समुदाय बनाकर, छोटे छोटे समुदाय, टोलियाँ बनाकर गाँव में ही रहते थे और डिफरेंट डिफरेंट भागों में फैलते यहाँ पे चले गए। अब यहाँ पे कुछ इतिहासकार, अब देखो यहाँ पे इतिहासकार का मत है कि ताम्रपाषाण युग के जो लोग थे पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे और संभवतः वे पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे, जैसा कि हमें हड़प्पा काल में देखने को मिलेगा, जैसे हम आने वाली सीरीज में पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ताम्रपाषाण के जो लोग थे वो पक्की ईंटों से परिचित नहीं थे। तो अगेन अगर हम इस चीज़ को, इस ग्राफ को, जो इस वाली चीज़ों को लेके आए, तो यानी कि हमें एक बार ये भी पता चल गई, एक तो हमें ये पता चला कि भाई पशुपालन, कृषि, ग्रामीण प्लस पक्की ईंटें नहीं थी यहाँ पे, पक्की ईंटों का भी जो प्रयोग था वो अभी यहाँ पे नहीं था। तो देखो आप इस तरह से चीज़ों को शॉर्ट नोट्स में आप जो है कन्वर्ट करके कर सकते। साथ में वस्त्र निर्माण कार्य थोड़ा बहुत चलता था, साथ में मिट्टी के जो खिलौने, मूर्तियाँ, जिसको मूर्ति टेराकोटा के तौर पे हम जानते हैं, कि कारीगर भी जो हमें थोड़े बहुत देखने को यहाँ पे मिल गए थे। अब साथ ही कुछ कुम्हकार, धातुकार, हाथी दांत आदि के शिल्प उद्योग भी छोटे छोटे, मतलब छोटे छोटे, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी तो डेफिनेटली ग्रामीण स्तर पर चीज़ें होंगी, तो ये कुछ कारीगर भी हमें जो है देखने को मिले। साथ में इस काल की जो कला की दृष्टि से, अगर हम कला की दृष्टि से देखें, यानी कल्चरल एस्पेक्ट्स के हिसाब से देखें, जो इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में, हमें ये पता चलता है कि अधिकतर जो मृत भांड थे, यानी मिट्टी के जो बर्तन थे जिनको हम मृत भांड कहते हैं, वो कहीं ना कहीं काले और लाल रंग के थे। अगेन जो मृत भांड थे वो काले प्लस लाल रंग के हमें जो है देखने को यहाँ पे मिलते थे, जो चाक पर बनते थे, और कभी कभार इन पर सफ़ेद रंग की रैखिक आकृति भी बनाई, यानी कि मान लो अगर ये पोट है तो यहाँ पे कुछ रैखिक आकृति सफ़ेद कलर की जो है, स्पेशली लाल और काले का तो होता ही था, साथ में सफ़ेद कलर की जो रैखिक भी जो है बनाई यहाँ पे जो है जाती थी। यहाँ पे एक चीज़ और, हमें अगर हम इसी चीज़ को ऐड करें तो हमें ये भी चीज़ पता चली कि भाई पशु, यानी कि देखो अगर थोड़ा ध्यान से लिखें तो भाई पहला पॉइंट पशुपालन, दूसरा कृषि, तीसरा ग्रामीण लोग, राइट, फिर एक कच्ची ईंटें, और एक हमारा यहाँ पे कौन सा पॉइंट था, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो, अगर हम देखें तो यहाँ पे एक मिनट, हाँ, काले प्लस लाल मृत भांड ये हमें देखने को मिले, राइट। और क्या चीज़ हमें देखने को मिली इस शॉर्ट नोट्स के अंदर, हमें ये देखने को मिली कि मातृ देवी की पूजा भी हमें देखने को मिली, यानी कि मातृ
मात्र देवी की पूजा, यानी देख रहे ये कुछ कीवर्ड्स आपको इस तरह से शॉर्ट नोट्स में आपको जो है बना के चलने चाहिए, राइट। हमें ये पता चला कि यहाँ पे कहीं ना कहीं उपासना का, पूजा का, उपासना का जो है हमें देखा जाए तो हमें देखने को मिला। लेकिन संभवतः अब यहाँ पे डाउट है कि शायद वो सांड के धार्मिक पथ का जो है प्रतीक जो है स्पेशली मानते थे। ये तो रही चीज़ें अभी तक जो ताम्रपाषाण युग के अंदर क्या क्या चीज़ें निकल के आई, क्या था, किस तरह से था, वो चीज़ों को हमने थोड़ा एक एनालिसिस, एक विश्लेषण किया। अब क्या था कि देखो ताम्रपाषाण काल में काफ़ी सारी बस्तियां भी थीं और कहीं ना कहीं डेट के हिसाब से कुछ हड़प्पा की समकालीन थी, कुछ हड़प्पा से पहले की थी और कुछ हड़प्पा के बाद की भी ताम्रपाषाण युग में जो हमें देखने को मिलती हैं। तो उसी चीज़ को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूपीएससी ने क्वेश्चन यहीं से जो है निकाला था। यानी कि हमें ताम्रपाषाण काल में तीन प्रकार की संस्कृतियाँ देखने को मिलती हैं मेजर। अगर हम एक हड़प्पा पूर्व यानी कि हड़प्पा से पहले, एक हड़प्पा सभ्यता के ही समकालीन यानी हड़प्पा के आसपास ही, जब जिस समय हड़प्पा सभ्यता चल रही तो उसी समय ये भी संस्कृति चल रही थी, और एक उत्तर हड़प्पाई ताम्रपाषाण संस्कृति, मतलब कि हड़प्पा के ख़त्म हो जाने के बाद भी कुछ संस्कृतियाँ जो हैं चल रही थी। तो उसी चीज़ को समझते हैं क्या है, किस तरह से है, थोड़ा सा डेप्थ में लेके चलते हैं। देखो दोस्तों, अगर देखें तो यहीं से यूपीएससी ने क्वेश्चन निकाला था और बहुत ज़्यादा एक, मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिला और इसी में से पूछा गया था। देखो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो प्री हड़प्पा है यानी कि हड़प्पा पूर्व की जो चीज़ें हैं, यहाँ पे अगर देखें तो एक संस्कृति हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है सोथी संस्कृति। अब देखो, अब सोथी संस्कृति में क्या है कि कुछ लोग बताएंगे ये यहाँ पे थी, ये इधर थी, उधर थी, इसमें ये मिला, वो मिला, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन आप स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ें नहीं पूछते। हाँ, बैंकिंग, रेलवे में हो सकता है कुछ एसएससी में पूछ लें, बट आपको बस ये याद रखना है कि जो हड़प्पा पूर्व के आसपास जो संस्कृति थी वो सोथी संस्कृति थी। ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से एनालाइज के तौर पे क्वेश्चन जो है, अगर यूपीएससी की बात करें तो यहीं से देखने को मिलेगा। जो बीकानेर में थी यानी कि राजस्थान के अंदर, और जुकर जाकर संस्कृति जो है सिंध क्षेत्र में थी। यानी कि हमें यहाँ पे दो तरह की संस्कृति देखने को मिली, एक सोथी संस्कृति और एक आपकी जुकर या फिर जाकर संस्कृति, जो एक सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान के आसपास जो हमें संस्कृति जो है देखने को मिली। तो अगर इसको थोड़ा मैप में देखें तो अगेन यहाँ पे अगर चीज़ों को देखें तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ये आपका इस साइड ये पूरा एरिया, ये वाला एरिया में हमें जो है देखने को मिलती थी, राइट। और सिंध प्रांत में ये वाला एरिया हमें जो है स्पेशली जो है देखने को मिलता था, राइट। तो बैक टू द टॉपिक, हड़प्पा के समकालीन यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि हड़प्पा के समकालीन एक संस्कृति थी, मतलब कि जिस समय हड़प्पा काल भी चल रहा था और ताम्रपाषाण काल, दोनों पैरेलली चल रहे थे, जिसका ईयर वर्ष 2600 से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व, जिसका नाम है आहड़ संस्कृति राजस्थान में। आहड़ संस्कृति राजस्थान में ये मतलब कि इसको जो है हम मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है चल रही थी। इसके अंदर कुछ और भी संस्कृतियाँ थी, जिसके अंदर गणेश्वर संस्कृति, एक गौरिक मृदभांड संस्कृति, तो ये सब संस्कृतियों के नाम हैं। ये आपको जो है याद जरूर रखने पड़ेंगे अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। फिर उत्तर हड़प्पा संस्कृति में भी कुछ और संस्कृतियाँ हैं जिसका काल वर्ष 2000 से लेकर 1400 ईस्वी पूर्व तक चला। मालवा, कायस्था, एरण और जोरवे। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट संस्कृति वो है, ये है कायस्था। ये याद रखना है कि हड़प्पा के बाद जो संस्कृतियाँ चली वो कायस्था थी, और आपका जोरवे संस्कृति जो हमें देखने को मिली, जिनके ईयर वर्ष थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी संस्कृति पहले चली है। यानी कि हड़प्पा काल के बाद जो संस्कृति चली, पहले पॉइंट पे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे पहले पे कायस्था आया, दूसरे पे आपका मालवा आया और तीसरे पे आपका जोरवे आया। तो ये आप इस तरह से चीज़ों को आप जो है समझ के चलें। कुछ फैक्ट्स हैं, देखो दोस्तों, कराने को इसके अंदर मैं बहुत कुछ करा सकता हूँ, मालवा के अंदर ये मिला वो मिला, दैट्स नॉट अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए। यूपीएससी के हिसाब से हमें इतना गधा मेहनत नहीं करनी है। यूपीएससी हमेशा एनालिसिस वाले क्वेश्चंस, कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस पर ज़्यादा फोकस करता है रेदर देन दे आर आस्किंग फैक्ट्स। तो इस चीज़ को भी आपने याद रखना है कि मैं ये सीरीज़ को यूपीएससी के स्टैंडर्ड से ही लेके चल रहा हूँ। तो हमें उतना ही पढ़ना है जितनी ज़रूरत है, हम फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे। मैं पढ़ाने को पूरी चीज़ें पढ़ा सकता हूँ, बट उस चीज़ का फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपना टाइम वेस्ट करूँगा और मैं आपका भी टाइम वेस्ट कराऊंगा, और साथ में प्रेशर बिल्डअप कराऊंगा। जब इतने सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, जब आपको चीज़ें याद नहीं होंगी तो ऑटोमेटिक डिमोटिवेट हो जाओगे। चलिए,
कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे फैक्ट्स जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। 1200 ईस्वी के आसपास जो है ताम्रपाषाण संस्कृति विलुप्त हो गई थी, यानी कि 1200 ईस्वी के बाद ताम्रपाषाण जो है बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। जो कायस्था संस्कृति थी ये 500 ईस्वी पूर्व तक चलती रही, मतलब कि तक अस्तित्व में थी। अब देखिए मतलब लास्ट में जो थी वो कायस्था संस्कृति जो हमें देखने को मिलती है। साथ में ताम्रपाषाण युग का जो अंत हुआ वो कहीं ना कहीं अल्प वर्षा के कारण जो है स्पेशली जो है माना जाता है। और ताम्रपाषाण संस्कृति में कायस्था संस्कृति सबसे पुरानी थी, सबसे पुरानी मतलब कि सबसे एंड में भी कायस्था गई और सबसे पहले भी यही संस्कृति हमें जो है देखने को मिली, जो चंबल नदी के क्षेत्र में जो स्पेशली हमें देखने को मिलती है एमपी के अंदर। सभी ताम्रपाषाण जो समुदाय चाकों पर बने काले और लाल मृत भांडों का प्रयोग करते थे, जो मैं ऑलरेडी आपको मैं यहाँ पे बता चुका हूँ। और साथ में चित्रित मृत भांडों का भी कहीं ना कहीं जो सबसे पहले ताम्रपाषाण काल में ही हुआ। अगर क्वेश्चन आ जाए कि चित्रित मृत भांड कौन से काल में हुआ था, हड़प्पा दे दें, ताम्रपाषाण दे दें, नव पाषाण काल दे दें, तो आपको ध्यान रखना कि ताम्रपाषाण काल में ही जो है चित्रित मृत भांड का जो है स्पेशली जो सबसे ज़्यादा जो है प्रयोग यहाँ पे किया गया था। साथ में सर्वप्रथम ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीप भारत में बड़े बड़े गाँव यहाँ पे बसाए और ताम्रपाषाण स्थलों से हल और फावड़ा यहाँ पे हमें देखने को मिलते। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए कि यहाँ पे हमें हल और प्लस हमें जो है फावड़ा जो है हमें देखने को मिलता है, राइट। ये थी एक संस्कृति। अब इसके कुछ स्थल्स को समझते हैं कि ताम्रपाषाण युगीन में अगर देखें तो कुछ बस्तियां हैं। इन बस्तियों को आप अपने हिसाब से एनालाइज कीजिएगा कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान के अंदर आहड़, आपका गिलंद और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोखे, नेवासा, सोनगांव, देमताबाद, चंदोली, इमाम गांव, ये कुछ ऐसे हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। पश्चिम मध्य प्रदेश में मालवा, कायस्था और एरन, आपको जो ये सब चीज़ें या मैप पे बना के इनको, जब आपका ये होमवर्क है कि आपको इनको मैप पे अलॉटेड करना है। मैप भी मैंने आपको सामने दे दिया है, आप इसको पॉज करके आप देखेंगे और अच्छे से जो है आप इस चीज़ को जो है करेंगे। तो ये था हमारा ताम्रपाषाण युग। हमने इस चीज़ को समझा अच्छे से बारीकी से। जो नेक्स्ट हमारी जो वीडियो बनेगी वो बनेगी हड़प्पा कालीन से। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।